अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम जो लेक्चर पढ़ रहे थे, चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था वो था कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमने वॉन न्यूमन डिज़ाइन को डिस्कस कर लिया था। फिर इस आर्किटेक्चर के डिफरेंट कंपोनेंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। फिर कंपोनेंट्स को किस कैसे जोड़ा जाता है उसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं, ये हमने देखा। फिर हमने इन कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, एक एक कंपोनेंट को। ठीक है, कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट क्या होता है, मेन मेमोरी क्या होती है, आईओ यूनिट क्या होती है, बस इंटरकनेक्शन क्या होता है। फिर हमने एक लेक्चर में देखा कि बस इंटरकनेक्शन के बारे में बताया था आपको। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास सिस्टम बसेज होती हैं और एक एक्सपेंशन बसेज होती हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। और लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो किया था मेन मेमोरी का। ठीक है, तो ये जिस तरह आपके पास ये आर्किटेक्चर होता है सारा, ये मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसमें आपने क्या है कि इस आर्किटेक्चर में मैं आज हम जो बात करेंगे उसका मेन मेमोरी को और आगे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ। कुछ स्टूडेंट्स जो से हैं उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि कुछ क्लियर चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है, या वॉइस क्लियर नहीं आ रही होती। तो उसमें मैं बता देता हूँ कि वो आप कैसे पिक्चर को क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होगा। तो आपने क्या करना है कि आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस भी आपको बताया तो कहाँ से मिलेगी। आप सेवर हब पे जाएंगे, चैनल पे। ठीक है, सर्च करेंगे, सेवर हब पे आप आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने आना है प्ले लिस्ट में। जब आप प्ले लिस्ट में आओगे तो यहाँ पे देखें ये कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर के 2 लेक्चर जो से हैं वो अभी अपलोड हुए हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर ये मेरे 2 लेक्चर, अभी तीसरा लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। तो पहले 2 लेक्चर जो से हैं वो क्योंकि कॉलेज की तरफ से हुए थे तो वो भी अगर हुआ तो मैं ये ऐड कर दूंगा। तो फिर तीसरा लेक्चर यहाँ पे भी है। फोर्थ लेक्चर भी आपका है। अभी ये फिफ्थ लेक्चर मैं बना रहा हूँ, ये भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके अपने प्रीवियस लेक्चर भी, अगर आपसे मतलब ये आपको पता नहीं चल रहा कि प्रीवियस लेक्चर किधर है, तो यहाँ पे आके आपको ये पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अभी तो 2 लेक्चर हैं, जिस तरह आगे चलते जाएंगे तो सारे लेक्चर यहाँ पे मैं ऐड करता जाऊँगा। अच्छा, बात मैं ये कर रहा था कि आपको ना अगर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, जब आप इसको देख रहे होते हैं लेक्चर को, तो यहाँ पे ये देखें सेटिंग्स का ऑप्शन होता है। यहाँ पे क्लिक करके क्वालिटी अगर आप 720 कर दोगे, 480 भी कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। लेकिन अगर 720 कर दोगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी वॉइस में भी, और आपको डिस्प्ले में भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा जी, अब जो हमारा टॉपिक है वो हमने जो लास्ट टाइम स्टार्ट किया था वो मेन मेमोरी के बारे में स्टार्ट किया था। फिर उस मेन मेमोरी में हमने क्या डिस्कस किया था कि मेन मेमोरी हम क्यों यूज़ करते हैं। हम करते हैं बेसिकली प्रोग्राम को और डाटा को स्टोर करने के लिए, और यही वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी कहता था कि हम प्रोग्राम और डाटा दोनों मेन मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो यही मेन मेमोरी का बेसिक पर्पज होता है। फिर हमने स्ट्रक्चर की बात की थी कि ये सेमीकंडक्टर से बनता है, और इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट सेल्स होते हैं, और एक सेल एक बिट को सेव कर सकता है। मतलब एक बिट का मतलब है उसमें एक जो सा ना, एक सेल का मतलब उसमें एक बिट ऑफ डाटा स्टोर हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, हम उनके ग्रुप करते हैं। हम 8 8 बिट्स के ग्रुप बनाते हैं। ये 8 बिट का एक ग्रुप है, ये दूसरे बिट का ग्रुप है। जब 8 बिट का ग्रुप बना देते हैं तो आपको पता है एक बिट जो सी है वो इक्वल होती है 1 बाइट के। ठीक है, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ कि अगर 8 बिट्स हों, ठीक है, 8 बिट्स, तो 8 बिट्स इक्वल टू किसके होती है जी, 1 बाइट के। ठीक है, तो अब हम इस तरह 8 8 बिट्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर, 8 बिट्स इधर, 8 बिट्स इधर, 8 बिट्स इस तरह करके, और फिर हर 8 बिट्स को एक नंबर असाइन करते हैं। एक 8 बिट्स मिलाई उसको एक नंबर असाइन कर दिया 0, फिर 8 बिट्स आई फिर उसको नंबर असाइन कर दिया 1 2 3 इस तरह। और फिर इस तरह इन एड्रेसेस को ये एड्रेस बनाते हैं। फिर इस एड्रेस पे जाके हम उसको डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये हमने इसको बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमने यही पढ़ा था। मेन मेमोरी क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी मैंने आपको बताया। एक्सेस कैसे करता है, वो एड्रेस पे जाके उस पर एड्रेस जाता है और फिर वहाँ से जाके सीपीयू ने कोई चीज़ रीड करनी है या राइट करनी है वहाँ पे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था कल। आज हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज़ रैम, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम, रैम की डिफरेंट टाइप्स हम देखेंगे। ठीक है, तो यही आपकी जो मेन मेमोरी है, इसी मेन मेमोरी को ही हम रैम भी कहते हैं, या इसको प्राइमरी स्टोरेज भी हम कहते हैं। ठीक है,
सेकेंडरी स्टोरेज वो आपकी हार्ड डिस्क होती है, जो आपके 1 टेराबाइट में भी आती है, 500 GB की, 400 GB की, आपकी जो कंप्यूटर की बात करूँ तो, ठीक है। तो उसमें वो डाटा हमारा परमानेंटली डाटा वहाँ स्टोर होता है। लेकिन रैम में क्या होता है, जिसको हम प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो रैम क्या है जी, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं जी, ये क्या है जी, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, या इसको हम डायरेक्टली एक्सेस मेमोरी भी कह रहे हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे रैंडम एक्सेस क्यों है, क्या है कि कहीं से भी हम डेटा रीड कर सकते हैं, मतलब 0 एड्रेस पे भी आए, 500 एड्रेस पे आए, 1000 एड्रेस पे आए, 5000 एड्रेस यहाँ पे कोई है तो 5000 एड्रेस, कहीं से भी आप रैंडमली कोई भी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। सीपीयू वहाँ से रीड भी कर सकता है और उस मेमोरी में राइट, इसलिए हम इसको रैंडम कह रहे हैं कि रैंडमली कहीं हम उसको राइट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। और इसको हम डायरेक्टली एक्सेस भी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एक्सेस हो रहा है, यहाँ पे कोई मोटर वगैरह नहीं लगी हुई, डायरेक्टली चिप लगी हुई, चिप के एड्रेस पे जाके आपने उसको एक्सेस कर लेना है। तो ये क्या रहा है जी यार, इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और हम इसको आल्सो का क्या कॉल्ड कहते हैं, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। अच्छा, रैंडम एक्सेस मींस क्या है कि इंडिविजुअल बाइट इन एंटायर मेमोरी कैन बी एक्सेस डायरेक्टली, ठीक है। रैंडम एक्सेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको हम एक तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एड्रेस के थ्रू, और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली, कभी 0 पे, कभी 500 पे, कभी 2000, ऐसे नहीं है, सिक्वेंशली नहीं है, पहले 0 करेंगे, 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, ऐसे नहीं। कहीं से भी जहाँ से हमें डेटा चाहिए वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हम इसको रैंडम कह रहे हैं। रैंडम का मतलब ये होता है रैंडमली, ये कोई पता नहीं कहाँ से है। सीक्वेंस का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह। तो ये रैंडमली एक्सेस होती है, क्योंकि कहीं से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बात इधर कर रहे हैं, ठीक है। फिर रैम इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरीली, ठीक है। ये आपने याद रखा, मैंने आपको कहा था कि हार्ड डिस्क जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो होती है परमानेंट के लिए, ये टेम्परेरी डेटा होता है इसमें। टेम्परेरी क्या, जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, आपने देखा होगा, जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, एक प्रोग्राम ओपन करते हैं, थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन दोबारा जब उसको ओपन करते हैं, फिर तीसरी दफ़ा ओपन करते हैं तो बड़ी जल्दी जल्दी ओपन होता है। क्यों, क्योंकि पहले हमारा प्रोग्राम कहाँ पड़ा होता है, इधर हार्ड डिस्क लगी होती है, यहाँ शो नहीं की हुई हमने, यहाँ पे हार्ड डिस्क लगी होती है, वहीं से डेटा मेन मेमोरी में आता है। तो उसमें क्योंकि वो स्लो होती है तो वो डेटा आने में टाइम लगता है। तो मेन मेमोरी, जब मेन मेमोरी में डेटा आ जाता है, असल काम हमारा मेन मेमोरी में हो रहा होता है, जो हमारा रन टाइम होता है। तो जो हमारे रनिंग टाइम में, इसको इसलिए हम इसको वर्किंग एरिया भी कहते हैं, क्योंकि इसी एरिया में काम हो रहा होता है। तो जब यहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा डेटा आ जाता है, तो फिर जब दोबारा हम उसको ओपन करते हैं, तो वो क्योंकि डेटा यहीं पे पड़ा होता है, तो यहीं से जल्दी से वो सीपीयू उसको लेकर उसमें जो फंक्शन परफॉर्म करने कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी, क्योंकि जब कंप्यूटर हम ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो फिर हमारा क्या होता है, फिर जो इस रैम के अंदर डेटा होता है वो क्या हो जाता है, वो मतलब वो ख़त्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, फिर दोबारा एक दफ़ा कंप्यूटर चलता है, फिर वो डेटा सारा हार्ड डिस्क से लेकर मेन मेमोरी में लेके आता है। फिर हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं, गूगल क्रोम चलाते हैं, जो भी प्रोग्राम चलाते हैं, उसका डेटा पहले मेन मेमोरी में आता है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह मोबाइल आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मोबाइल को आप देखें, एक ऐप आप चलाते हैं तो शुरू में टाइम लेती है, लेकिन जब आप उसको दोबारा तीसरी चौथी दफ़ा ओपन करते हो तो बड़ी जल्दी है, क्योंकि एक दफ़ा रैम रैम में डेटा आ जाए, जब रैम में डेटा आ जाए फिर वो जल्दी जल्दी आपकी एक्सेस होता है, ठीक है। तो और इसको हम, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं जी, वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वोलेटाइल क्यों कह रहे हैं, कि ये डिपेंड कर रही है आपके किसके ऊपर, लाइट के ऊपर। जब तक लाइट इसमें इसमें डेटा है, जब लाइट नहीं है तो डेटा गया। तो वोलेटाइल मेमोरी, ये देखना, वोलेटाइल से मतलब क्या है, वोल्ट, वोल्ट कब आते हैं, जब आपको लाइट आ रही होती है। तो वोलेटाइल क्यों है, क्योंकि जब लाइट आएगी तो इसमें डेटा रहेगा, जब लाइट चली जाएगी तो डेटा चला जाएगा, तो उसको हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे डायरेक्टली अब इसी में ये हम पढ़ लेते हैं, आगे टेम्परेरी करते हैं जी। रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, आपको बताया, इट मीन दैट कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द पावर, पावर जब जाती है तो कंटेंट्स ऑफ हो जाते हैं। ये क्यों यूज़ होती है, रीड और राइट करने के लिए मेमोरी को, लाजिम बात है। रीड और राइट, ये को मैं काफ़ी दफ़ा से बता रहा हूँ, रीड और राइट क्या, सीपीयू ने कोई डाटा रीड करना है तो यहाँ से रीड करेगा, यहाँ से उसने कोई रिजल्ट निकाला है उसको सेव करना है तो वो जाके मेन मेमोरी में करेगा, ठीक है। और हम प्रॉपरली सेव करते हैं तो एक दफ़ा मेन मेमोरी से डेटा कहाँ चला जाता है, हार्ड डिस्क में, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ रैम की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सीपीयू कैन रीड डेटा फ्रॉम रैम एंड राइट, वही बात कर रहा है। इट इज यूज टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन वाइल इट बीइंग एग्जीक्यूटेड, जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो वहीं पे रैम पे स्टोर भी हो रहा होता है, वहाँ से हम फैच भी कर रहा होता है सीपीयू। रैम इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। रैम को हम क्या कहते हैं जी, यहाँ पे देखें, रैम को हम क्या कहते हैं, रैम को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी स्टोरेज भी, मैंने आपको कहा था इसको कहते हैं, ठीक है, याद रखना, प्राइमरी स्टोरेज भी हम इसको कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज जो उनसे वो हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक होती है डी रैम और एक होती है एस रैम। अब इसमें क्या है, इसमें एक एक सिंपल सा फ़र्क है, बस और कुछ भी नहीं है। सिंपल फ़र्क क्या है कि जो हमारी रैम होती है ना, बेसिकली ये होती है, इसको हम कहते हैं, ये डायनामिक रैम होती है। क्या रैम होती है जी, डायनामिक, डायनामिक होती है। और एक और दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक रैम, एस रैम। स्टैटिक रैम कौन सी होती है, जो कि
इधर सीपीयू के साथ लगी होती है, उसको हम कैशे मेमोरी भी कहते हैं। उसी आप स्टैटिक रैम को आप कैशे मेमोरी कह दो, एक ही बात है। अब ये क्यों है, इसको डायनामिक रैम क्यों कहते हैं, उसको स्टैटिक क्यों कहते हैं? आपको क्या, आपको पता है कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक एक ही चीज़ है उसके अंदर। डायनामिक का मतलब है वो थोड़ा चेंज होता रहता है। तो इसको हम डी रैम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं या ऐसी चिप्स यूज़ किए हैं जो कि कुछ देर बाद उसमें डेटा रहता है, और जब तक हम उसको दोबारा रिफ्रेश, जैसे ही मतलब डेटा हम उसमें सेव करते हैं, सेव होने के बाद थोड़ा थोड़ा देर के बाद उसमें से डाटा जो सा है ना वो रिमूव हो जाता है। जस्ट लाइक आप समझ लो कि हमारी ब्रेन की तरह एक चीज़ हमने याद की, अगर हम उसको दोहराते नहीं रहेंगे तो वो भूल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो डायनामिक रैम होती है वो, उसमें जब हम डेटा सेव करते हैं तो उसको थोड़ी देर के बाद हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको क्या कहते हैं, उसको दोबारा से इलेक्ट्रिक करंट इसको देते हैं, जिसकी वजह से ये दोबारा चार्ज होता है। इसको हम कहते हैं रिफ्रेश करना। इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जब इसको रिफ्रेश करते रहते हैं बार बार, एक टाइम होता है, कुछ सेकंड्स होते हैं या मिली सेकंड्स होते हैं, उस सेकंड के बाद बार बार रिफ्रेश करते हैं। तो जब रिफ्रेश इसको करते हैं तो वो रैम, इसमें 4 हमने सेव किया, अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड 2 सेकंड बाद दोबारा रिफ्रेश नहीं करेंगे, दोबारा इसको करंट नहीं देंगे, दोबारा इसको याद नहीं करवाएंगे, रिफ्रेश, इसको वर्ड हम यूज़ करते हैं रिफ्रेश करना, कि दोबारा से उसको हम चार्ज करते हैं। तो जब हम इसको दोबारा से रिफ्रेश नहीं करेंगे तो ये चार्ज उसके अंदर हमने 1 वाली एड्रेस पे स्टोर किया है, ये 4 जो सा ये क्या हो जाएगा, ये वैनिश खत्म हो जाएगा, डेटा खुद ही लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको क्या करना होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद रिफ्रेश, इसलिए हम इसको डायनामिक रैम कहते हैं। और जो स्टैटिक रैम होती है उसमें ये टेंशन नहीं होती कि हमने जनाब बार बार उसको रिफ्रेश करना है, बस वो एक दफ़ा डेटा उसमें आ गया तो जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है उसके अंदर डाटा है। ये नहीं है कि वो थोड़ी देर बाद खुद ही खत्म हो जाएगा और उसमें दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि जब हम इसको दोबारा दोबारा रिफ्रेश करते हैं, जब हम रिफ्रेश कर रहे होते हैं उस टाइम सीपीयू को अगर डेटा यहाँ से चाहिए तो हम रैम कहती है कि अभी थोड़ा आप वेट करो, मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ, मैं इसको चार्ज कर लूँ। तो जो ये टाइम होता है, इस टाइम में सीपीयू उसको एक्सेस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो आपकी डी रैम है ये स्लो हो जाती, ये स्लो होती है, क्योंकि जब रिफ्रेश कर रही होती है तो सीपीयू को वेट करना पड़ता है, सीपीयू को वेट करना पड़ता है तो आपकी ज़ाहिर बात है परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। लेकिन जो कैशे होती है, या एस रैम जिसे स्टैटिक रैम कहते हैं, उसमें क्योंकि हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, तो वो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू को परफॉर्मेंस भी, क्योंकि उसको कोई वेटिंग नहीं करना पड़ता, जब उसको डेटा चाहिए उसको डेटा मिल जाता है। ठीक है, बस यही फ़र्क है। डी रैम, इसको हम डी रैम भी कहते, इसको हम डी रैम भी कहते हैं, और जो कैशे होती है उसको हम एस रैम कहते हैं। तो ये रैम की टाइप्स है, तो इसको आप पढ़ लें, यही चीज़ है इसमें लिखी हुई। अच्छा जी, डी रैम क्या जी, डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज़ यूज इन मोस्ट कंप्यूटर। ठीक है जी, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। अच्छा, इसमें ये होती भी सस्ती है। ठीक है, स्लो जो ही ये सस्ती होती है और ये कैश से थोड़ी महंगी भी होती है, ये मेरे पॉइंट मिस कर गया था। अच्छा, डी रैम रिक्वायर इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन इलेक्ट्रिक स्टेट। अब वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इसको बार बार देना पड़ता है, क्यों, इलेक्ट्रिक स्टेट मेंटेनेंस। इलेक्ट्रिक स्टेट का मतलब है ताकि उसे वो याद रहे डाटा उसमें क्या है, आगे बात करेगा। द इलेक्ट्रिक स्टोरेज ऑफ डी रैम डिक्रीजेज विद टाइम दैट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ डेटा। अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है डी रैम में, वो कम होता जाता है टाइम के साथ साथ, कम होता जाता है, तो आखिर में क्या होता है, जब बिल्कुल नहीं रहता वो चार्ज तो फिर वो डी रैम का डेटा लॉस हो जाता है। ठीक है, आगे वो कह रहा है डी रैम इज रिचार्ज और रिफ्रेश अगेन एंड अगेन टू मेंटेन इट है। वो क्या कहते हैं, हम डी रैम को बार बार रिफ्रेश करते हैं ताकि वो मेंटेन रहे उसका डेटा। क्यों रिफ्रेश करते हैं, ताकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज रहे, इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा तो डेटा उसके अंदर रहेगा। द प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस द डेटा और डी रैम व्हेन इट इज बीइंग रिफ्रेश्ड, दैट इज व्हाई इट इज स्लो। वही वाली बात कि उस टाइम वो एक्सेस नहीं कर सकते इसलिए स्लो। एस रैम क्या जी, एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कह रहे हैं, क्यों स्टैटिक कहते हैं, द मेमोरी सेल्स आर मेड फ्रॉम डिजिटल गेट्स। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है, इसके जो मेमोरी सेल्स हैं वो डिजिटल गेट से बनते हैं। ठीक है, अच्छा आगे क्या, ईच सेल कैन स्टोर डेटा विद इन विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग। वही वाली बात कह रहे हैं कि इसमें हमें दोबारा दोबारा रिचार्ज नहीं करना पड़ता। सीपीयू डज नॉट रीड टू वेट द एक्सेस डेटा फ्रॉम एसएलएम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। वही बात कर रहा है कि उसको वेट भी नहीं करना पड़ता, कि वो रिफ्रेश होता नहीं है, वेट किस चीज़ का करना है। ठीक है, तो वेट भी नहीं करता, डेट इज़ वाई इट इज़ फास्टर। ठीक है, इसलिए इसको हम फास्टर कहते हैं डी रैम से, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना पड़ा, यहाँ डी रैम में रिफ्रेश करते हैं। इट यूटिलाइज लेस पावर। अच्छा, ये भी इसका एडवांटेज है कि ये लेस पावर लेता है। अच्छा, इस ये भी इसके एक लॉजिकल वे है, क्यों लेस पावर लेता है, इसको बार बार करंट चाहिए चार्ज करने के लिए, इसको बार बार करंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये लेस पावर लेता है। एस रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव। अच्छा, ये है कि ये एक्सपेंसिव ज़्यादा होती है। इट नॉर्मली यूज टू बिल्ड अ वेरी फास्ट मेमोरी नोन एज कैशे मेमोरी। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, कैशे मेमोरी को बिल्ड करने के लिए। तो यही चीज़ मैंने आपका
और बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको शो नहीं कराया क्योंकि ये कम्प्लेक्स, अब 3 कैशे होती है। एक सीपीयू के अंदर भी कैश होती है, उसको हम L1 कैश कहते हैं, L2 कैश इधर लगी होती है, L3 कैश इधर लगी होती है। लेकिन वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है आर्किटेक्चर। आपके जो अभी सिंपल सिलेबस है उसमें उसकी बात नहीं है। तो आपको वैसे मैं बता दूँ सीपीयू के साथ 3 कैशे लगी होती हैं, ठीक है, L1 L2 L3। अगर आप अपने सिस्टम में, मैं आपको वैसे चलो डिटेल बता देता हूँ। अगर आप अपने सिस्टम में आई थिंक ऑल कंट्रोल डिलीट प्रेस करो, टास्क मैनेजर में जाओ, तो यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, देखिए कैशे लिखा हुआ है और यहाँ पे L1 L2 L3 कैश की भी वो बात करेगा। हाँ जी, ये देखें जी, ये देखें जी, L1 कैश कितनी है 128 KB, L2 कैश कितनी है 512 KB, और L3 कैश कितनी है 3। अब L1 कैश सबसे फास्ट होती है, L2 कैश उससे स्लो होती है, और L3 कैश उससे स्लो होती है। जितनी स्लो होती है देखें मेमोरी, देखिए अब रैम कितनी है, आप देखें कितना फ़र्क है। अगर मैं राइट क्लिक करके आपको पर्सनलाइज करके दिखाऊं कि मेरे सिस्टम में रैम कितनी लगी हुई है, तो मैं यहाँ आपको चेक कराता हूँ कि ये देखें 8 GB रैम है, 8 GB रैम है। और आप देखें कि कैशे कितनी है, L3 कैश 3 MB सिर्फ। आप 8 GB किधर, 1000 MB हो या 1024 की हम बात करते हैं, 1024 MB हो तो 1 GB बनता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर 8 GB है तो चलो 8000 GB हमारे पास देखें लगी हुई, 8000 MB हमारे पास रैम लगी हुई है। लेकिन देखें क्या एस रैम कितनी है, ये कैशे एस रैम सिर्फ 3 MB, कितनी छोटी रैम है, लेकिन इसकी फास्ट बहुत ज़्यादा है और महंगी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम ये इतनी इतनी 3 MB भी ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये महंगी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये फास्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, रैम से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ शो कमेंट करानी थी। यहाँ पे देखें ये कैश, यहाँ पे हमने क्यों नहीं शो की, ये सीपीयू के साथ ही ये लगी होती है। तो बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है तो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि कम्प्लेक्स हो जाता है आर्किटेक्ट। अभी आपके सिलेबस में इतना ही है, ये सिर्फ बताया इसलिए ताकि आपके नॉलेज में हो। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया। आज हमने रैम के बारे में पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ आज हमने क्या पढ़ा है। इसको थोड़ा सा ना, हाँ ये मैंने गलती की है, थोड़ा सा इसको जूम अगर मैं कर लेता तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाता। ठीक है, तो आज हमने क्या बेसिकली मेन मेमोरी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था। मेन मेमोरी स्ट्रक्चर आपको उसका पढ़ा, एक्सेस कैसे करेंगे। फिर हमने पढ़ा जी रैम क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज रैम क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम। रैम कौन सी होती है, एक आपकी एस रैम होती है, एक आपकी डी रैम है, और एक एस। ठीक है, और रैम क्या होती है, सिंपल रैम के बने ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें डेटा मतलब जब तक लाइट है इसमें डेटा है, जब लाइट चली जाएगी तो डेटा चला जाएगा। फिर इसकी हमने टाइप्स पढ़ी, एक डी रैम पढ़ी और एक एस रैम पढ़ी। डी रैम में क्या होता है, डायनामिक होती है, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए ये स्लो होती है, इसलिए सीपीयू की परफॉर्मेंस भी डाउन होती है, क्योंकि ये बार बार क्योंकि जिस टाइम ये रिफ्रेश कर रहा होता है डेटा नहीं एक्सेस हो रहा था। फिर एस रैम पढ़ा, स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होती है कि इसके अंदर डेटा हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, डिजिटल गेट से बनता है। और सीपीयू जो उनसे है वो जब भी चाहे इसको एक्सेस कर सकता है, उसको वेट नहीं करना पड़ता, लाजिम बात है परफॉर्मेंस बढ़ती है। लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, और ये थोड़ी ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एस रैम। एस रैम से हम कैशे बनाते हैं, और डी रैम से हमारी मेन मेमोरी होती है, जिसको हम प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। ठीक है, ये था जी आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मैंने जब पहले पढ़ाया था तो क्योंकि जूम कम था, तो आप अपनी बुक भी सामने रख के उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।